वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड फेलो इन्वेस्टर्स। अब आप ये शो सुन रहे हैं तो आपने एक तरह से इन्वेस्टर बनने का पहला कदम ले ही लिया है, इसलिए आज से आप लोग इन्वेस्टर्स हुए। इस एपिसोड में हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे कि आखिर इस कमोडिटी बाजार की शुरुआत हुई कब से, और साथ ही साथ इसमें इन्वेस्ट करने के कुछ ऐसे लॉजिक जिसे सुनकर शायद आपको बहुत नॉलेजेबल फील हो। दोस्तों, पहला फन फैक्ट तो यही है कि बहुत ही कम लोग इस मार्केट के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले कमोडिटी मार्केट ही आया था। शेयर बाजार से भी हजारों साल पहले ही इस बाजार की शुरुआत हो गई थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे तब तो मोबाइल्स होते ही नहीं थे, तो ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब आपके बहुत पास है कि मोबाइल नहीं थे तो क्या हुआ। कमोडिटी प्रोडक्ट्स जैसे व्हीट, सोयाबीन, राइस और न जाने कितने अलग अलग तरह की चीजें थी जिसे लोग आपस में फिजिकली ट्रेड करते थे। हिस्ट्री को देखें तो आप जानते ही होंगे कि पहले कैपिटलिज्म नहीं था, इसलिए लोग एक चीज के बदले दूसरी जरूरत की चीज लेते थे, और ज्यादातर लोग अपना जीवन एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक यानी कि पशुपालन से ही गुजारते थे। कोई दूध के बदले व्हीट ले लेता था तो कोई कॉटन के बदले राइस। ये बार्टर सिस्टम चलता रहता था क्योंकि इस दुनिया में पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था, और पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था तो लोग जरूरत की चीज मिल जाने पर खुश हो जाते थे और खुशी से अपना जीवन बिताते थे। फिर धीरे धीरे कभी फ्लड्स आए तो कभी सिचुएशन खराब होने की वजह से किसान लोगों ने पहले ही अपनी फसल का दाम डिसाइड कर लिया और सामने वाले से ये प्रॉमिस ले लिया कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन वो इंसान फसल को दूसरी चीज के बदले खरीदेगा ही खरीदेगा। इससे वो किसान ज्यादा सेफ फील करते थे, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो उनके हक में नहीं गया फिर भी उन्हें अपनी जरूरत की चीज मिल जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि एक गांव में व्हीट यानी कि गेहूं की खेती इस साल बहुत ज्यादा हो गई और एक साथ बहुत सारे किसान उसे कॉटन के बदले बेचने चले गए। अब गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से बहुत हद तक चांसेस हैं कि सब किसान अपना गेहूं उस कॉटन के बदले नहीं बेच पाएंगे। लेकिन वहां अगर किसान ने पहले से ही इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए सामने वाले को गेहूं खरीद कर 2 किलो कॉटन बदले में देनी ही पड़ेगी, तो इस केस में वो ज्यादा सेफ महसूस करेंगे। बस इन्हीं फ्यूचर के प्राइसेस को डिसाइड करने को आज के वक्त में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये टर्म इस पूरे बाजार को समझने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सदियों पहले भी लोग यही करते थे, लेकिन बस उसे कुछ नाम नहीं देते थे। आज के वक्त में लोग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पहले के वक्त में इससे लोग सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करते थे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि किसी भी चीज के फ्यूचर प्राइस को अभी से ही डिसाइड करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि ये समझना इस बाजार को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि इस दुनिया में 100 मिलियन टन प्याज उगाया जाता है, जो अलग अलग जगहों से होकर हमारे घर के किचन तक पहुंचता है। लेकिन इस साल ये प्रोडक्शन 100 मिलियन टन से घटकर सिर्फ 10 मिलियन टन ही हो पाया। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में लोग तो उतने ही हैं, लेकिन अब प्याज सिर्फ 10% ही बचे। तो इससे क्या होगा? प्याज की सप्लाई पर असर आएगा, वो कम हो जाएगी, लेकिन खरीदने वाले लोग तो उतने ही रहेंगे, जिसकी वजह से डिमांड अभी भी 100 मिलियन टन की ही होगा। यानी कि यहाँ अप्लाई होगा मिल्टन फ्रीडमैन का फॉर्मूला, टू मेनी पीपल चेजिंग फ्यूअर गुड्स। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से 30 रुपए किलो मिलने वाला प्याज शायद 500 या 1000 रुपए किलो मिलने लगेगा। अब इस सिचुएशन के होने से पहले ही अगर आप प्याज का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक सब्जी वाले से कर लो कि आने वाले महीनों में प्याज का दाम चाहे जो भी हो, लेकिन वो आपको ये प्याज 40 रुपए किलो ही देगा। अब इसमें सब्जी वाले को तो लगेगा कि आप 10 रुपए ऊपर दे रहे हो, यानी कि उसका ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन वहीं जब ये प्याज 500-1000 रुपए हो गया, तब भी वो सब्जी वाले को ये प्याज आपको 40 रुपए ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपके साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है। आप शायद इस एग्जाम्पल के बाद ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर सब्जी वाला 500 रुपए किलो प्याज में 40 क्यों देगा? तो इसका सीधा रीजन ये है कि वो अपने कस्टमर के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में है, और अगर आप इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को MCX या NCDEX में खरीदते हो तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना ही पड़ता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से इन कॉन्ट्रैक्ट्स में 1 रुपए की मूवमेंट पर आपको हजारों रुपए का नुकसान और फायदा भी हो सकता है। ये सब शायद थोड़ा मुश्किल लग सकता है दोस्तों, लेकिन याद रखिए कि बहुत से रेगुलर ट्रेडर्स इस कमोडिटी बाजार से खूब पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब किस कमोडिटी का दाम ऊपर या नीचे जाएगा और उसका किस तरह से बाजार में फायदा उठाना है, ये उन्हें अच्छे से आता है, और इस शो के एंड तक आपको भी काफी हद तक आ जाएगा। फिलहाल हम हिस्ट्री पर वापस आएं तो ये तो हो गई इस बाजार का इतिहास। धीरे धीरे उस बार्टर सिस्टम से ये दुनिया मॉडर्न जमाने की तरफ मूव होने लगी, और सबसे पहले कमोडिटीज के ट्रेड को अमेरिका ने रेगुलेट करने का सोचा। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना सन 1848 में हुई थी,
और उस वक्त इस एक्सचेंज पर सिर्फ व्हीट यानी गेहूं की ट्रेडिंग होती थी और धीरे धीरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग कमोडिटीज जैसे मेटल्स में एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, एनर्जी में क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी और एग्रीकल्चर में कॉफी, सोयाबीन, राइस के लिए खुलने लगे। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स सिर्फ एक्सचेंज का काम करते थे, जो ट्रेड्स को रेगुलेट और स्टैंडर्डाइज करने का काम करते थे। अब मान लीजिए किसी ने गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 60,000 रुपए में खरीदा और सोना 55,000 रुपए तक गिर गया। इसके बाद अब वो इन्वेस्टर्स मना भी कर सकते हैं कि जब गोल्ड 55,000 का है तो भला वो 60,000 का गोल्ड आखिर क्यों खरीदें। इसी वजह से आपके एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स काम करते हैं जो इन डिलीवरीज का ध्यान रखते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदने का फायदा तभी है जब उस कमोडिटी का दाम आपके खरीदे हुए दाम से भी ज्यादा हो जाए। इस तरह से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड से लेकर अलग अलग किस्सों के बाद शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क मर्सेंटाइल एक्सचेंज, ICE फ्यूचर्स यूएस जैसे एक्सचेंजेस लोगों के लिए बने जो अलग अलग कमोडिटीज की ट्रेड को अपने एक्सचेंज पर इन्वेस्टर्स के लिए ऑफर करते हैं। इस तरह से सन 1991 में इंडिया के लिबरलाइज होने के बाद हमारे पास सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और NCDEX जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि आखिर में हमें इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इसका सिंपल रीजन ये है कि कमोडिटीज मार्केट में हम सिर्फ ऐसी चीजें देखते हैं जो हम डेली जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर रोज रोटी खाना जो गेहूं की होती है, बाइक में पेट्रोल डलवाना जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनता है, पंखे का इस्तेमाल करना जिसके अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं, और भी न जाने क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम हर रोज जिंदगी में करते हैं, और ये सब इस बाजार में ट्रेड होता है। बस जरूरत है तो इन सब के दाम को इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करने की। आपको ये पता होना चाहिए कि कब क्या ऊपर जा सकता है और कब नीचे गिर सकता है। उसी हिसाब से आप इस मार्केट में अपनी पोजीशंस ले सकते हैं, जिससे आप अपने पैसों पर मुनाफा कमा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये बाजार सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक खुला होता है, जिस वजह से हम कंफर्टेबली इसमें अपनी नौकरी या पढ़ाई के साथ इन्वेस्ट करके सीख सकते हैं। बल्कि नवंबर से मार्च के महीने में यह बाजार रात को 11:55 पर बंद होता है। इसलिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो सीख कर इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो। और जैसा कि पहले भी हमने बताया कि इस बाजार में वो चीजें ट्रेड होती हैं जो आप अपनी डेली जिंदगी में इस्तेमाल करते हो, इसलिए आपके लिए इन सब की प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करना और इसमें क्या चेंजेस आएंगे ये गेस करना ज्यादा आसान और लॉजिकल हो सकता है। शेयर बाजार की तरह इस बाजार को समझने में थोड़ा कम वक्त और मेहनत लगती है, जो इसका प्लस पॉइंट है। इससे भी बड़ी बात यह है कि आप इस बाजार में 500-600 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और लाखों तक भी इस्तेमाल कर पैसा कमा सकते हैं। जिन लोगों को इस बाजार का नॉलेज है वो कमोडिटी मार्केट को एक फुल टाइम जॉब मानते हैं और इससे लोग बहुत अमीर भी बनते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी इससे बहुत अमीर बनना हो, क्योंकि उसमें रिस्क भी है, पर आप इससे एक सेफ साइड इनकम बनाने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। इस बाजार में मौजूद मल्टीपल ऑप्शंस इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिसके बारे में हम और गहराई से जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। अभी तक आपने 30% कमोडिटी बाजार के बेसिक्स को समझ लिया है, क्योंकि किसी भी मार्केट को डिटेल में सीखने से पहले उसके बेसिक्स क्लियर होने बेहद जरूरी हैं। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जिसे आप इस बाजार में ट्रेड कर सकते हो। जिस तरह से आप शेयर बाजार में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हो, उसी तरह यहाँ भी आपके पास काफी ऑप्शंस हैं। जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।